तो चलिए आगे बढ़ेंगे। रुड़की में एक महिला को नगर पालिका कर्मचारी ने पहले 3 बार आई लव यू कहा। इतना ही नहीं, आरोपी कर्मचारी ने उसके साथ अश्लील हरकत भी की। जब महिला ने उसकी शिकायत उसके परिवार से की तो परिवार के लोगों ने लाठी डंडों से महिला पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल महिला को रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर एम्स रेफर किया गया है। फिलहाल महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। जी मैं बच्चों को लेकर आ रही थी वह स्कूल से। दो छोटी छोटी पोती उन्हें लेकर आ रही थी, पीछे से आ रहा था। उसने आई नरेश ना इसी मैं कह लगी क्या क्यों कह रहा, तो आ जाओ आ, ऐसा बोलता 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 चल दिया और सीटी मारता चल दिया। फिर मैं उसके घर गई, घर जाकर पूछा तो ऐसे क्यों बोल रहा, तो वो घर भी मैंने ये ऐसे ही गाला गलौज करने मैं तो बोल लूँगा, ऐसे ही बोलता हूँ मैं सबको। यहाँ से किसी की दी बेटी उठा लेता हूँ, कोई मुझे छेड़ता नहीं है यहाँ पे। तो फिर गंदा गंदा बोलने लगा, गंदा गंदा बोलने लगा। उसके बच्चे भला लाए उठाकर और टन्ना मारा मेरे सिर पर, लाठी मारी। सबने एक तरफा लड़की भी लाठी ले रखी थी, उसने भी लाठी ले रखी थी, और सब एकदम टूट के आए। हाथरस जनपद में लगातार हो रही गौवंश हत्या की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे पुलिस चेकिंग अभियान में सादाबाद कोतवाली क्षेत्र जलेसर रोड पर पुलिस से बचकर भाग रहे एक संदिग्ध ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में पशु तस्कर के पैर में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में घायल पशु तस्कर के अस्पताल पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक देवेश कुमार पांडे, सीओ सादाबाद रुचि गुप्ता, हाथरस सदर सीओ सुरेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे और जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक देवेश पांडे ने बताया कि रात में थानाध्यक्ष सहपाऊ अपने क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर दिखाई दिया। बदमाश अपने आप को घिरता हुआ देखने के बाद मोटरसाइकिल छोड़कर खेत में भागने लगा और पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही हाल ही में सादाबाद क्षेत्र में हुई गौकुशी की घटना भी में वो शामिल बताया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। राज्य कैबिनेट की बैठक का आज आयोजन होने जा रहा है। कुछ ही देर में शुरू होगी सचिवालय में बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। महिला आरक्षण को लेकर मिल सकती है मंजूरी, अध्यादेश को मिल सकती है मंजूरी। तो बता दें कि दिवाली बोनस पर भी लग सकती है मोहर। अनुसूचित जाति पर जो से जुड़े हुए मसले हैं उन पर भी चर्चा होगी। तो दिवाली बोनस पर भी मोहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। जो आने वाले समय में दीपावली है उस पर बोनस मिलने वाला है, उसको लेकर भी बोनस पर मोहर लग सकती है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। महिला आरक्षण को लेकर भी मंजूरी मिल सकती है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरीके से काफी महत्वपूर्ण आज बैठक होने जा रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, राज्य कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही देर बाद ठीक 11 बजे राज्य सचिवालय में शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे और उम्मीद है कि दीपावली से पहले कई बड़े अहम फैसले धामी सरकार यहां पर ले सकती है। और सीधे तौर पर एक राज्य कर्मचारियों की जो एक बड़ी उम्मीद है दीपावली बोनस की, और इसको लेकर सरकार अपनी मंजूरी दे सकती है, क्योंकि दीपावली से पहले शायद ये अंतिम कैबिनेट बैठक होगी। इसके अलावा अगर महिला आरक्षण की बात की जाए तो सरकार के ऊपर खासा दबाव है उत्तराखंड की महिलाओं का कि महिला आरक्षण जो एक हाईकोर्ट के स्टे के बाद रुका हुआ है उसको लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले। हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बीते रोज एसएलपी दाखिल कर दी है महिला आरक्षण को लेकर, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि राज्य सरकार सीधे तौर पर राज्य कैबिनेट के बैठक के माध्यम से एक अध्यादेश को यहां पर मंजूरी दे सकती है, जिसको विधिवत विधानसभा के पटल से पास कराया जाए। इसके अलावा अनुसूचित जाति से जुड़े हुए कई फैसले हैं जिनको लेकर राज्य कैबिनेट अपना फैसला ले सकती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला ये हो सकता है कि जो पिछले दिनों राजस्व क्षेत्रों को सिविल पुलिस के हवाले करने के बाद राज्य सरकार की तरफ से उठाई गई है, उसको लेकर पुलिस विभाग
विभाग से प्रस्ताव यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सिविल पुलिस के हवाले किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आज की बैठक में गृह विभाग इस प्रस्ताव को लेकर आ सकता है पुलिस के माध्यम से कि ये राजस्व क्षेत्रों को सिविल पुलिस के हवाले किया जा सके। तो तमाम विषय हैं जो अब से कुछ ही देर बाद राज्य कैबिनेट की बैठक में आने शुरू होंगे और उम्मीद है कि जब बैठक का समापन होगा, जब विधिवत इसकी प्रेस ब्रीफिंग होगी, तो उसमें कई ऐसे फैसले होंगे जो सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े हुए होंगे। जी बिल्कुल अजीत, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। कई अहम प्रस्ताव है जिस पर मोहर लग सकती है। काफी लंबे समय से इंतजार भी उन प्रस्तावों पर मोहर लगने का किया जा रहा था। ऐसे में और क्या क्या प्रस्ताव है जिन पर आज चर्चा देखने को मिल सकती है और मोहर लगती हुई देखने को मिलेगी? बिल्कुल, अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो लंबा इंतजार हो चुका है जनता को कि राज्य कैबिनेट कोई प्रस्ताव लाए और उस पर अंतिम मोहर लगाए। ऐसे में कैबिनेट की बैठक जो कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है, तो उसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव तो यही है कि महिला आरक्षण, पुलिस क्षेत्र को दायरे को बढ़ाना और सीधे तौर पर दिवाली का बोनस। इसके अलावा कई विभागों की नियमावलियां ऐसी हैं जिन पर संशोधन की मांग हो रही है, तो उन विभागों की नियमावलियों को लेकर भी प्रस्ताव यहां पर आ सकते हैं और मुमकिन है कि राज्य कैबिनेट के तमाम मंत्री इन पर चर्चा कर सके। और सीधे तौर पर राज्य सरकार की तरफ से कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो सीधे आम जनता को स्वावलंबी बनाने की कोशिश में हो, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हुए नजर आए, तो इन प्रस्तावों को भी राज्य कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकती है। कई ऐसे नए क्षेत्र हैं जहां पर पर्यटन विकास का दायरा बढ़ाया जा सकता है, तो इन क्षेत्रों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। उम्मीद यही है कि राज्य कैबिनेट के जो प्रस्ताव होंगे तमाम ऐसे होंगे जो जनहितकारी होंगे और सीधे आम जनता को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक आज होने जा रही है, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता अजीत कंबोज तमाम जानकारी दे रहे थे, कुछ ही देर में सचिवालय में बैठक शुरू हो जाएगी। राज्य कैबिनेट की बैठक है, कई अहम प्रस्ताव है जिस पर मोहर लग सकती है। आपको बता दें कि आज इस बैठक का आयोजन होने जा रहा है। अब केदारनाथ से बड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूट गया है। दरअसल श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया है। भारी बर्फबारी के बाद भी भक्तों का लंबा तांता लग गया है। 27 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे धाम के कपाट। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आ रहा है। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को कपाट बंद कर दिए जाएंगे। उससे पहले ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन सभी श्रद्धालु करना चाहते हैं और लगातार रुख कर रहे हैं मंदिर का। भारी बर्फबारी हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी हौसले लगातार बुलंद है और सभी भक्तगण मंदिर में पहुंचने के प्रयास में लगे हुए हैं, जिसके चलते आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया है श्रद्धालुओं का। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, 27 अक्टूबर को कपाट बंद कर दिए जाएंगे धाम के। बड़ी जानकारी आ रही है, श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंचा है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बर्फबारी के बाद भी भक्तों का भारी तांता देखने को मिल रहा है। तो बड़ी जानकारी केदारनाथ से। 27 अक्टूबर को धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। उससे पहले सभी श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं, जिसको लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुक कर रहे हैं केदारनाथ का। इस बार केदारनाथ में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूट गया है, आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया है। भारी बर्फबारी के बाद भी भक्तों का लंबा तांता लगा हुआ है, क्योंकि मौसम लगातार बिगड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी अपने भगवान के दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, क्योंकि आने वाली 27 तारीख को धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। केदारनाथ में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटा है। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। उससे पहले ही सभी श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं, जिसको लेकर यह आंकड़ा भी 14 लाख के पार पहुंच गया है। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री और कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर विवादित बयान बोल गए। बंशीधर भगत ने इस विवादित बयान बोलने के बाद कार्यक्रम में भारी संख्या में महिला और बालिकाएं हक्का बक्का रह गई। यहां तक कि भगवान शिव और भगवान विष्णु को लेकर भी विवादित बयान दे दिया। विधायक बंशीधर भगत आज हल्द्वानी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं और बालिका पहुंची हुई थी। इस दौरान बंशीधर भगत ने मंच पर माइक संभालते हुए बेबाकी से बोलना शुरू कर दिया। इस दौरान बंशीधर भगत की जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि बालिकाओं का हमेशा सम्मान होता है, लेकिन बालकों को भी सम्मान मिलना चाहिए। बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मना रहे हैं। वैसे तो एक बात मैं बताऊं, अभी डॉक्टर साहब जी ने बहुत विस्तार से कहा और उन्होंने ये भी कहा बाद में कि लड़कों के लिए बाद में बताएंगे।
अब लड़कों के लिए तो रोजी साहब ने बाद में बताया, देवता ने तक वैसे किया, भगवान ने तक आपका पक्ष लिया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो, और धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। आदमी के पास है क्या? एक शिव जी है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लंबे कपड़े को पहने, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरखा से ठंडे में घूम रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूकेएसएससी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूकेएसएससी को बनाने की मंशा सही नहीं थी। ऐसी संस्थाओं की जरूरत नहीं है जो राज्य की साख को गिराने का काम करें। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षाओं में घपले ही घपले सामने आ रहे हैं। एसटीएफ अब तक परीक्षाओं में घपले के आरोप में आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आरबीएस रावत, पूर्व सचिव मनोहर और परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पूर्व सचिव संतोष बडोनी के सस्पेंड किए जा चुके हैं, वो जो कि चिंताजनक है। मैंने शुरू में भी कहा था कि जो यूके SSSC है, इसकी नियत ही खराब, इसको बनाने के पीछे इंटेंशन ही सही नहीं थी। फर्स्ट डे मैंने कहा था 27 जुलाई का, मुझे अच्छी तरह याद है, कि संस्था को भंग कर देना चाहिए। ऐसी संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो राज्य की साख को गिराने का काम करे, राज्य की प्रतिष्ठा को समाप्त करने का काम करे। तो वहीं हरिद्वार में गजवा-ए-हिंद आतंकी गिरोह के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उत्तराखंड एसटीएफ की मदद से दोनों संदिग्ध आतंकियों को दबोच लिया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अभियान चलाकर पश्चिम यूपी के सहारनपुर, शामली और उत्तराखंड से 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उत्तराखंड का मुदस्सर और हरिद्वार में छिपकर रह रहा बांग्लादेशी अलीनूर शामिल है। आतंकियों के पास से तमाम संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। बताया जा रहा है कि सभी आतंकी आतंकवादी संगठन अल-कायदा और जमाते मुजाहिदीन के लिए आतंकियों का नेटवर्क तैयार करने के लिए काम करते थे। कल गिरफ्तारी किया है। अभी सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। सत्यापन जो है लगातार हम कर ही जा रहे हैं, और सभी मकान मालिक और जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी हम लगातार अवगत करा रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस आपका माध्यम से भी आप सत्यापन जो है आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस जो तत्व नया आया है उस आधार पर जो हमारा जो सत्यापन का फोर्स का और थोड़ा सेंसिटिव करके और बेहतर काम हो। पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से सभी डैम के गेट खोल दिए गए हैं। नदियों में बाढ़ की वजह से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति सामने आ रही है। सोमवार रात से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब हल्की बारिश जरूर रुक गई है, लेकिन अभी बादल घिरे हुए हैं। इसी के साथ बारिश कुमायूं में आफत बन गई है। पेड़ गिरने, भूस्खलन और मलबा आने से कुमायूं में 120 से अधिक छोटे बड़े मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। टनकपुर, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी अल्मोड़ा मार्ग भूस्खलन और मलबा आने से घंटों बाधित रहे। नैनीताल की नैनी झील में जलस्तर बढ़ने से उनके निकासी गेट खोलने पड़े हैं। इस आपदा की बारिश में अब तक कुमायूं में अलग अलग स्थानों पर 3 लोगों की मौत हो गई है। हल्द्वानी में गोला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने के असर रेलवे की इलेक्ट्रिक लाइन पर भी पड़ा है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास लगी इलेक्ट्रिक लाइन और रेलवे ट्रैक गोला नदी की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है।